दिसंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविज़न पर आकर के अचानक से एक ऐलान किया था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। यानी अगले दिन से ही उस पर पाबंदी लगा दी गई थी और फिर बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल रहा था। लोग परेशान थे, बैंकों के सामने लाइनें लगती थी, एटीएम के सामने लाइनें लगती थी और पैसा लोगों को लेने में बहुत दिक्कत होती थी। और उन दिनों आरबीआई की तरफ से एक दिन में कई बार गाइडलाइंस आया करती थी। कई महीनों तक ये मामला चलता रहा। हाल ये के बाद में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से टेलीविज़न पर आकर के कहा कि मुझे 50 दिन का टाइम दो, अगर चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो जिस चौराहे पे कहोगे मैं आ जाऊँगा और मुझको सजा दे लेना। उस वक्त नोटबंदी करते वक्त भारत सरकार की तरफ से जो बताया गया था नोटबंदी क्यों की जा रही है, तो ख़ास जो कारण बताए गए थे उसमें एक तो था आतंकवाद पे पाबंदी लग जाएगी, ख़ासतौर से कश्मीर में। दूसरा था जो काला धन है वो बाहर आ जाएगा, वापस नहीं, जो इंडियन मार्केट में काला धन है वो वापस आ जाएगा। तीसरा था जो इलीगल फेक करेंसी जिसको कहते हैं जाली नोट, वो मसला ख़त्म हो जाएगा। जो भी जाली नोट होंगे जिस किसी के पास भी होंगे वो उसके लिए पूरी तरह से बेकार होंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के उस वक्त जो बताया गया था नोटबंदी की गई थी। और फिर एक 500 का नोट और एक 2000 का नोट और साथ में ही बात आगे चल के एक 200 का नोट चलन में आ गए थे। अब ये 2000 के नोट को फिर से पाबंदी लगाई जा रही है। उसमें ऐलान हुआ है 30 सितंबर तक आप जिस किसी के पास भी 2000 के नोट हैं वो बैंकों में जमा करके और 500 के या 100 के या 200 के जो भी नोट हैं वो हासिल कर लें। इसमें जो जानकारी है वो 10 नोट एक बार में वापस हो सकेंगे। 10 से 11 नोट भी हैं तो वो बैंक में वापस नहीं लेंगे, सिर्फ 10 नोट एक बार में वापस करके और दूसरी नोट आपको मिल जाएंगे। अब एक खबर ये भी है कि 2000 के नोट बैंकों में जमा होने के बाद जवाब तलब होगा, कहाँ से आए थे ये नोट, ये लिख करके जवाब देना होगा। तो इसमें ये खबर है ट्रू स्टोरी, एक ट्विटर हैंडल है ट्विटर पर, उसने ये शेयर की है और हमने TCM में भी इस खबर को पब्लिश किया है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह का बयान है 2000 के नोट बैंकों में जमा करा रहे लोगों को मानसिक तनाव दे सकता है। उन्होंने कहा कि आप जब बैंक में सारे नोट जमा कर देंगे तब एनालिसिस होगा, फिर बैंक आपसे पूछेगा कि ये कहाँ से आए, तो कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इनकम टैक्स विभाग भी आसानी से अपना दायरा बढ़ा सकता है। ये VK सिंह है और जो पूर्व नहीं मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और पूर्व सेना अध्यक्ष हैं भारत के। चूँकि ये रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन ही कुछ दिनों के बाद ही अन्ना आंदोलन में ये समर्थन देने गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और फिर तब से ये सांसद चुने गए 2014 में, फिर 2019 के चुनाव में भी सांसद चुने गए और दोनों बार मंत्री हैं। तो ये मंत्री जो मोदी सरकार के हैं उनका फैसला है। वहीं इसी मामले में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने 2000 के नोटों को सर्कुलर से बाहर करने पर कहा है कि थूक कर चाटने जैसा काम है, यानी कि वो इसको ठीक नहीं समझ रहे। और इसी मसले पर बहुत सारे जो हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सभी तकरीबन जितने भी हैं ट्विटर पर तो ख़ासतौर से ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है और लोग इससे हैरान हैं कि सरकार फिर से एक बार गलत काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया कि ये फिर से एक गलत फैसला है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और उनके पास अर्थशास्त्र हो, विज्ञान हो, इतिहास हो या भूगोल है या आपके मेडिकल साइंस है, हर तरह का उच्च कोटि का ज्ञान उनके पास है। तो वो किसी भी तरह के फैसले ले सकते हैं क्योंकि वो ज्ञानी आदमी है। अब ये VK सिंह बता रहे हैं कि इससे जो नोट 2000 रुपये के नोट वापस हो रहे हैं
इससे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। तो अब ये भ्रष्टाचार पर तो अंकुश कर्नाटक से लगना शायद शुरू हो चुका है और आगे भी ये कारवां शायद आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी समाज हो, हम ये बार बार कहते हैं, कोई भी देश हो, वो कानून से चलते हैं, और जब कानून के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं तो उस समाज में चीज़ें ठीक नहीं रहती और वो गड़बड़ हो जाती हैं। पॉलिटिशियंस, छोटा आदमी कोई 50 रुपये रिश्वत ले लेता है, कोई 20 रुपये ले लेता है, कोई 100-200, जैसे पटवारी वगैरह हैं या चौराहे पे खड़े हुए जो लोग होते हैं वो 50-50, 100-100, 200-200 रुपये ट्रक वालों से और वैसे लेते हैं। ये करप्शन कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है। इफ़ेक्ट करता है किसी भी कंट्री की पूरी अर्थव्यवस्था को या समाज को, वो है पॉलिटिकल करप्शन, जहाँ हज़ारों करोड़ रुपए के लेन देन होते हैं। जैसा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं, और वो चीज़ें कब उसमें क्या होगा इस बारे में अभी कोई नहीं जानता है। तो ये जो बड़े जो लेवल के करप्शन है, जिसमें कई हज़ार, 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ रुपए इधर से उधर हो जाते हैं, तो वो इफ़ेक्ट करते हैं इकोनॉमी को और मार्केट को और पूरी सोसाइटी को। अब पॉलिटिकल करप्शन पे लगाम कैसे लगे, उसमें उसके लिए देश के पास कोई मैकेनिज्म अभी तक फ़िलहाल ऐसा है नहीं। क्योंकि हम अगर देखें अपने समाज में, अपने आस पड़ोस के नेताओं को देखें, तो वो लोग जो 20 साल पहले, 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आए और आने के बाद उन्होंने किसी तरह से कोई विधायक हो गया या कोई सांसद बना, तो अचानक से उसके पास फिर इतनी सारी दौलत और इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, उनकी कोई जांच नहीं होती और कोई एजेंसी उनसे पूछने नहीं आता है कि ये सब आपके पास कहाँ से आया। अच्छा, वो अपने परिचितों के और दूर के रिश्तेदारों के और फैमिली के कुछ इधर उधर के लोगों के नाम पर सारी प्रॉपर्टी, सारा साम्राज्य एक तरह से करना चाहिए, खड़ा कर लेते हैं। अब इस पर जो नज़र रखी जानी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए, वो सही तरीके से कभी होता नहीं। बहुत छोटे छोटे लोग, जैसा हम कह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और कुछ ही सालों के अंदर उनके पास कई हज़ार करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां हो जाती हैं। तो ये समाज में सब लोगों को पता है कि हाँ ऐसा होता है। तो पॉलिटिकल जो करप्शन है, जब तक उन पर पाबंदी नहीं लगेगी, उन पर किसी तरह की रोकथाम नहीं होगी, तो कोई भ्रष्टाचार वगैरह ऐसा कुछ खत्म होने की कोई उम्मीद न रखे। वहीं एक बहुत बड़ी खबर ये अरब देशों से है, और अरब देशों के बारे में हमने पहले भी बताया था कि अब वहाँ बड़ी तब्दीली आ चुकी है अरब देशों में। और एक वक्त था जब वहाँ जंगें चलती थी और आए दिन धमाके होते थे, ब्लास्ट हो रहे होते थे और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें इतिहास में पहली बार वहाँ ख़त्म हुई हैं। और एक जो कार्यक्रम कहें या कोशिश कहें, ये शुरू की गई थी उस वक्त जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान। इन दोनों नेताओं ने कुछ मामलात को लेकर के ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक सुलह कराने की कोशिश की थी, जिसकी शुरुआत उस वक्त हो गई थी। बाद में इमरान खान को पिछले साल वहाँ पाकिस्तान के अंदर सत्ता से हटा दिया गया और पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पॉलिटिकल क्राइसिस बना हुआ है और वह आर्थिक क्राइसिस भी बना हुआ है। पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया घोषित हो जाएगा। जैसा लोग बताते हैं पाकिस्तान के कि वो दिवालिया घोषित टेक्निकली हो चुका है, लेकिन उसका सरकारी ऐलान नहीं किया गया है। तो वो वहाँ इस वक्त बुरे हालात हैं। किसी भी अरब के अंदर से अच्छी खबरें हैं, और अच्छी खबरें ये हैं कि अभी जो चाइना की कोशिश, चाइना के मीडिएशन से, चाइना की गारंटी पर ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई थी, एक समझौता हुआ था। उस समझौते के असर अब आना शुरू हो गए हैं। 12 साल से सीरिया और सऊदी अरब के बीच कोई रिश्ते नहीं थे, मामला बहुत ख़राब थे और सीरिया के अंदर हुकूमत को गिराने के लिए पूरा जोर सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर और जितना ये अरब देश हैं उन्होंने लगाया हुआ था। और सीरिया के साथ खड़े हुए थे उस वक्त में रूस और ईरान। रूस की ताकत के जोर पर सीरिया ने, और ईरान की जो ताकत है प्रॉक्सी, उसकी ताकत सबसे बड़ी ईरान की,
ताकत प्रॉक्सी है। तो प्रॉक्सीज ईरान की बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़ी हैं, उनके पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। जब रूस की एंट्री हुई उसमें, तो अमेरिका का जो अलायंस था, जिसमें इसराइल और दाइश और सऊदी अरब और यूएई और ओमान और मलेशिया और इंडोनेशिया, बहुत सारे मुल्क थे जो उसमें सब इन्वॉल्व थे। और यही सारे मुल्क इन्वॉल्व थे यमन की जंग में। तो यमन के अंदर जंग चल रही थी, सीरिया के अंदर कोशिश हो रही थी कि असद बशर का तख्ता पलट किया जाए। वो ईरान और रूस के दखल की वजह से नहीं हो सका था। अब जब चाइना ने दोनों देशों के अंदर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान समझौता करवा दिया है, तो उसके बाद सारी चीज़ें बदली हैं। और 12 साल के बाद पहली बार सीरिया के राष्ट्रपति असद बशर अभी सऊदी अरब पहुँचे 2 दिन पहले। वहाँ उनका बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया सऊदी सरकार की तरफ से। और जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने उनका पैलेस में वहाँ पे स्वागत किया, हाथ मिलाया, अपने साथ बैठ करके बातचीत की। फिर उनको अरब लीग के अंदर, चूँकि अरब लीग का समिट था, वहाँ पर तमाम अरब देश इकट्ठे हुए। अच्छा, इस दौरान बता दें कि 41 साल से इजिप्ट और ईरान के दरमियान भी सियासी जो ताल्लुकात थे वो नहीं थे। तो इजिप्ट और ईरान के भी अभी इसी सप्ताह आपस में बातचीत हुई और वो समझौते हो गए, और फिर से दोनों देशों ने एक दूसरे के देशों में दूतावास खोलने का तय कर लिया है। तो अरब के अंदर जो तब्दीली थी वो आ चुकी है। यमन की जंग एक तरह से ख़त्म हो गई है, अब वहाँ पर कोई जंग नहीं है, समझौते हो गए। और सऊदी अरब ने यमन की जंग में जो नुकसान हुए थे उनमें भी बहुत बड़ी रकम उन्होंने दी है वहाँ पर ह्यूमन एड के तौर पर। जो लोग वहाँ पर मारे गए या विस्थापित हुए, माइग्रेट करके चले गए इधर से उधर, जिनके घर तबाह हुए हैं, जो बच्चे जान जिनकी जा चुकी है या ज़ख्मी हुए हैं, तो उसके लिए सऊदी अरब की हुकूमत ने बहुत बड़ी एक रकम यमन को देने का दे दिया है। अब सारे देश अरब के वो एक जगह जमा हैं। कतर थोड़ा सा, अभी कतर के और सीरिया के दरमियान थोड़ी सी तल्खियाँ हैं, वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान अब जब एक जगह हुए हैं तो वो साहब आगे चल के कुछ वक्त में ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो समिट में असद बशर पहुँचे हैं और उनका जो ग्रैंड वेलकम हुआ है, तो उसके बाद फिर जो चीज़ें बदली हैं उसमें अमेरिका, यूके और इसराइल बहुत परेशान है। और ये चाहते थे, इन्होंने अभी कोशिश भी की, इनका जो मिनिस्ट्री के लोग थे यूएस के, अमेरिका के, वो ब्लिंकन और उनके प्रतिनिधि भी सऊदी अरब पहुँचे हुए थे, और उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरह से सऊदी अरब को प्रेशर में ला करके और कुछ इस तरह का काम किया जाए कि ये समझौता जो हुआ है इनका वो ख़त्म हो जाए। तो उस पर सऊदी अरब की तरफ से बहुत तीखा एक बयान जारी हुआ था, और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इस तरह की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। अब ये तमाम चीज़ों के बाद, जैसा हमने बताया, अमेरिका, इसराइल और यूके, क्योंकि यूके जो है वो दुनिया में खुराफातों का अड्डा है। जितना दहशतगर्दी है, जितना आतंकवाद है, जहाँ भी दुनिया में जंगे हैं, वो सिर्फ एक अकेले देश ग्रेट ब्रिटेन की देन है। हर बुराई की जड़ ग्रेट ब्रिटेन है। कार्यक्रम वो बनाते हैं, अमेरिका उसको इम्प्लीमेंट करता है। अमेरिका के साथ यूरोप के जो नेटो के दूसरे देश हैं वो सब शामिल रहते हैं। यहाँ पर जो समिट हुआ, समिट के दौरान जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, उनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान आया, वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम अपने इलाके को झड़पों का केंद्र नहीं बनने देंगे। कई सालों से हमारी कौमों को उलझाए रखने वाली झड़पें बस अब बहुत हो चुकी हैं। जद्दा में अरब लीग के शिखर सम्मेलन के अवसर पर मोहम्मद बिन सलमान ने उद्घाटन समारोह में कहा कि फ़लस्तीन का मुद्दा इस्लामी और अरब दुनिया का सबसे प्रमुख मुद्दा है। यह सऊदी अरब के एजेंडे की प्राथमिकताओं में से है, और
हम इसका समाधान खोजेंगे। वहीं मोहम्मद बिन सलमान ने अरब लीग में सीरिया की वापसी की बधाई देते हुए कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद का इस बैठक में उपस्थित होना बहुत खुशी की बात है और हम आशा करते हैं कि अरब लीग में सीरिया की वापसी इस संकट की समाप्ति और सीरिया में शांति की बहाली में मदद करेगी। क्राउन प्रिंस ने कहा कि हम यमन के पक्षों, चूँकि हमने बताया कि यमन में सऊदी अरब का जो गठजोड़ था उसकी जंग चल रही थी यमन से, यमन की हुकूमत को बदलना चाहते थे क्राउन प्रिंस। तो अब चूँकि यमन के साथ आपस में जो जंग थी वो ख़त्म होने के समझौते हो गए, तो उस पर भी क्राउन प्रिंस ने कहा कि हम यमन के पक्षों के बीच समझौते के लिए अपना सहयोग बढ़ाएंगे और यूक्रेन संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी हम समर्थन करते हैं और यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सूडान में संघर्षरत पक्षों के बीच समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि आशा करते हैं कि इस समझौते के नतीजे में इस देश में स्थायी संघर्ष विराम लागू होगा। बता दें कि सूडान में पिछले वक्त से 2019 से ही वहाँ पर सिविल वॉर के हालात बने हुए हैं। पिछले 3 महीने से ये ज़्यादा खतरनाक हो गए थे और वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स जो वहाँ सूडान की है और मिलिट्री है, उनके बीच बहुत भयानक जंग चल रही थी। इस जंग को रुकवाने के लिए समझौता सऊदी अरब ने जद्दा में अभी लास्ट वीक करवाया है और क्राउन प्रिंस ने ये समझौता आपस में कराया है, जिसके बाद वहाँ की झड़पें बंद हो गई हैं, लड़ाई बंद हो गई है। तो हमने जैसा बताया था कि 12 साल के बाद सीरिया के राष्ट्रपति असद बशर जो हैं वो सऊदी अरब पहुँचे और उनका बहुत ग्रैंड वेलकम। ये इसलिए भी ग्रैंड हुआ है कि अमेरिका और जो यूरोपियन देश हैं, ये ताकतें हैं, उनको सऊदी अरब ने संदेश दिया है कि अब हम आपके तौर तरीक़ों पर नहीं चलेंगे और आपकी मनमानी जो होती रही है हमारे साथ में वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। वहीं सीरिया को अरब संघ में अपना पुराना स्थान हासिल होगा, ये बात भी ओमान के जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सीरिया की अरब लीग में वापसी पर कहा है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक असद बिन तारिक आल सईद ने अपने एक संबोधन में कहा कि अरब संघ में सीरिया की वापसी एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर खुश हैं। ओमान के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि अरब संघ में सीरिया की वापसी का हार्दिक स्वागत है। याद रहे कि अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन 19 मई को सऊदी अरब की मेज़बानी में जद्दा शहर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के घोषणा पत्र में अरब लीग में सीरिया की वापसी का स्वागत किया गया। अरब लीग में सीरिया के 12 साल के बाद वापसी हुई है। अरब लीग के अधिकारियों ने कहा कि अब अरब लीग की सारी बैठकों में सीरिया का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। हालांकि अमेरिका ने अरब संघ में सीरिया की वापसी के फैसले का विरोध किया है। अमेरिका का कहना है कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं कि इस समय सीरिया को अरब लीग में दोबारा शामिल होने का अधिकार हासिल है। इसी के साथ जो ओमान के उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के बारे में भी उसका संकट का समाधान होने के लिए होना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि वहाँ पर जो तनाव बना रहता है और आए दिन झड़पें होती हैं। अभी 5 दिन की जंग वहाँ रही फ़लस्तीन और इसराइल के बीच, तो इस तरह का ये जो माहौल बन जाता है वो ख़त्म हो। अरब लीग का जो अभी ये सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन, इसमें असद बशर जो है उनका एकदम बहुत बड़े रोल के साथ सामने आना, उनकी जो पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है और इससे अमेरिका को बहुत धक्का लगा है, यूके को बहुत झटका लगा है और इसराइल को, क्योंकि इसराइल सीरिया के ऊपर आए दिन कार्रवाई करता रहता है, मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक और बमबारी वगैरह अपने लड़ाकू विमानों से, जबकि रूस ने सीरिया को S-400 मिसाइल जो सिस्टम है वो दे रखा है, डिफेंस सिस्टम। इसके बावजूद
और रूस के सैनिक भी सीरिया में मौजूद हैं। इसके बावजूद इसराइल एक्टिविटी करता रहता है। अब ये जो सीन बदला है उससे इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि एक समझौता हुआ था ट्रंप की सरकार के वक्त में अब्राहम अकॉर्ड के नाम से, अब जिसमें इसराइल को अरब के जो देश हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर, बहरीन वगैरह, ये सब उसको मान्यता देते। यहाँ पर इनके देशों में उसके जो काउंसलेट थे वो खुलने थे, कुछ में खुल भी चुके हैं, कुछ के साथ हालात मामला जो थे अच्छे भी हुए। इसके बावजूद अब जब ये सारा सीन चेंज हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की जंग ने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया है, अब दुनिया पूरी तरह शिफ्ट हो रही है रूस और चीन की तरफ। तो अरब के जितने भी देश हैं, पारस की खाड़ी के जितने भी देश हैं, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, ये सब सारे देश मिलकर के पूरी तरह से अरब का इलाका वो चीन के और रूस के ग्रुप में शामिल हो चुका है। तो रूस की ताकत बहुत बढ़ गई है। अमेरिका परेशान है यूक्रेन की जंग को लेकर के कि ये जंग से उसके कपड़े कैसे छूटें। उनको उम्मीद थी कि रूस को हम कमज़ोर कर लेंगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर कर लेंगे और ये इसके हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो रूस के पास तो दौलत बेशुमार आ गई इस जंग के दौरान, और उसकी जो इकोनॉमी है 2014 से पहले पिछले 15 साल पहले जितनी ताकतवर हुआ करती थी उससे ज़्यादा उसकी इकोनॉमी ताकतवर हुई है। तो अमेरिका और यूरोप के जो नेटो कंट्रीज हैं उनके लिए ये बहुत परेशान वाली बात है कि अरब के सारे देश रूस के साथ खड़े हुए हैं, चीन के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका की कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, सऊदी अरब चूँकि बहुत ताकतवर मुल्क है और वो अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर हमेशा से वर्क करता रहा है। वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं चाहता है। पिछले कुछ वक्त में ऐसे हालात रहे थे और उसका मिसयूज अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने किया था कि बार बार सऊदी अरब को उलझा दिया करते थे और अरब के देशों में जंग शुरू करा देते थे। जैसे इराक की जंग सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़, लीबिया में जंग कर्नल गद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ और असद बशर के ख़िलाफ़ दाइश को खड़ा कर देना। अब ये तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी हैं अरब के देशों के। चाइना ने उसमें मीडिएशन किया है, रूस ने, व्लादिमीर पुतिन कई मौक़ों पर अरब के देशों के साथ वार्ता की है उन्होंने और उनको समझाने की कोशिश की है। तो ये तमाम जो अच्छे नतीजे अरब देशों में आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा। हाँ, अमेरिका और इसराइल और यूके ये कोशिश करेंगे कि इस्लामिक देशों की जो दोस्ती है, मुस्लिम देशों की जो आपसी दोस्ती है, इसमें किसी तरह से कोशिश करके फूट डाल दी जाए। अब आप देखें कि जैसे अफ़गानिस्तान का मसला था, जहां अफ़गानिस्तान में हर रोज़ धमाके और तमाम इंसिडेंट होते थे, फायरिंग के, सब ख़त्म हो गए। एक सवा साल, 1.5 साल हुआ है वहाँ पर तालिबान की हुकूमत बने हुए, और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अब का देखें और उस वक्त का देखें जब अमेरिकन मौजूद थे। तो अमेरिका जहाँ जाता है अपने साथ तबाही लेकर के जाता है, उसके साथ जो भी दोस्त मुल्क होते हैं वो भी बर्बादी लेकर के आते हैं और ख़ुद भी बर्बाद होते हैं। अमेरिका के साथ जिस किसी की भी गहरी दोस्ती रही है उसके लिए बहुत बुरा होता रहा है, कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि यूके जो है वो बहुत शातिर मुल्क है और वहाँ पर बड़े बड़े जो एनालिस्ट बैठे रहते हैं, जानकार बैठे रहते हैं, तो वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं जो वो अमेरिका से पूरी करवाते हैं। ख़ुद तो उसमें पीछे रहते हैं, फ्रंट पर रहता है अमेरिका। तो ब्रिटेन को नुकसान नहीं होते, ब्रिटेन को सीधा नुकसान हो रहा है यूक्रेन की जंग में। अब वो ये चाहते थे कि हमारे साथ अरब के देश रहें। फ़िलहाल अरब के सारे देश अलग हो गए हैं, वहाँ पर अमन कायम हो चुका है। आज की डेट में अफ़गानिस्तान के अंदर पूरी तरह पीस है। काबुल के शहर के अंदर इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन तालिबान ने खड़ा कर दिया है कि वहाँ एक भी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। जब तालिबान से पहले सरकार थी अफ़गानिस्तान की, तो हज़ारों की तादाद में वहाँ पर भिखारी भीख मांगते थे। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद उन सबको गिरफ़्तार करवाया। तादाद उनकी 11,000 से ज़्यादा थी सिर्फ काबुल शहर के अंदर। फिर उन्होंने उनकी स्क्रूटनी की कि इसमें
सही जो हालात से परेशान हैं, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसकी मजबूरी में भीख मांग रहे हैं, वो कितने हैं? तो वो 4000 से कुछ ऊपर निकले थे, 4600, और बाकी जो थे वो प्रोफेशनल भिखारी थे। जितने प्रोफेशनल भिखारी थे तालिबान की सरकार ने उनको जेल भेज दिया, और जो हालात के मारे हुए मजबूर लोग थे, जो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए थे किसी वजह से, तो उन सबको सरकार की तरफ से जगहें दी गई और उनको कारोबार करने के लिए, किसी को फ्रूट का काम करना है, किसी को सब्जी का करना है, तो उनके लिए जगहें दी गई कि आप यहाँ बैठ करके काम करिए, और हुकूमत ने पैसा दिया और उनके लिए मकान वगैरह और राशन वगैरह का तमाम बंदोबस्त करके दिए। अब यूरोप के देश ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से एक ऐसी हुकूमतें कायम हो जो जनता को खुशहाल रख सकें। वो चाहते हैं कि ऐसी हुकूमतें कायम हो जो हमारे ऊपर निर्भर हो। तो ये उनके ऊपर जो निर्भरता है फ़िलहाल अरब देशों ने ख़त्म कर दी है। उम्मीद है ये जो यूनिटी है बनी रहे और आप आइंदा के लिए भी ये यूनाइट रहें। इसके तमाम बहुत अच्छे नतीजे दुनिया के जो एशिया के देश हैं और अफ्रीका के देश हैं, अरब के देश हैं, मिडिल ईस्ट है, इन सब में, सेंट्रल एशिया है, इन सब में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अरब के पास दौलत है, पेट्रोल है, रूस के पास पेट्रोल है, गैस है, अफ़गानिस्तान के पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके पास जो अब नई खोज हुई है और जिस पर चाइना ने अपना काम शुरू कर दिया है, और उनको ही टेंडर मिला है अफ़गानिस्तान के अंदर तेल की खोज का, और बताया जाता है कि कतर से 3 गुना ज़्यादा जो तेल के भंडार हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो आगे चल के बहुत कुछ अच्छा होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TDN न्यूज़। शुक्रिया आपका।